गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब तक अपन ने पढ़ा था कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्या क्या होती है। आज अपन पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम कैसे कैसे हो सकती है, उसका नियोजन मतलब कि अपन उसको ट्रीट कैसे कर सकेंगे, है ना। मतलब न्यूट्रिशन अपन दे कैसे पाएंगे। मतलब आज तक अपन ने क्या क्या पढ़ा था अब तक कि जैसे कि न्यूट्रिशन क्या है, फूड क्या है, न्यूट्रिशन किससे मिलकर बना हुआ होता है, कैसे होता है ना। अब अपन पढ़ेंगे कि जो न्यूट्रिशन से होने वाली प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या होती है और उसका जो निवारण है अपन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अपन ने सबसे पहले पढ़ेंगे कि आहार नियोजन तथा परिवार हेतु विशेष आहार, है ना। प्लानिंग करेंगे, डाइट प्लान बनाएंगे, स्पेशल डाइट फॉर द फैमिली, भोजन योजना निर्माण, मील प्लानिंग डाइट, व्यक्तिगत व परिवार की आवश्यकता के अनुसार, उसके समय के अनुसार अपन भोजन बनाएंगे कैसे, उसके अनुसार अपन उसको क्या करेंगे, उस आहार को आहार आयोजन कहलाता है। उसके अनुसार आहार की योजना बनाना मतलब प्लानिंग करेंगे समय के साथ में, उसको अपन क्या बोलते हैं, मील प्लानिंग। किसकी प्लानिंग करना, आहार की प्लानिंग को करना क्या कहलाता है, मील प्लानिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, मील प्लानिंग कहलाता है। इसके अंदर बात में आएगा कि इसके अंदर जो इसका ऑब्जेक्ट है ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, आहार को संतुलित व पोषकतापूर्ण बनाना। मतलब अपन जो मील प्लानिंग बना रहे हैं, है ना, अपन क्या बना रहे हैं, अपन जो मील प्लानिंग बना रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, संतुलित व पोषकतापूर्ण बनाना। अपन लोग जो मील प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, वो कैसी होनी चाहिए, अपन जो मील प्लानिंग कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, आहार को संतुलित व पोषकतापूर्ण बनाना। ठीक है, और क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, आहार को संतुलित व पोषकतापूर्ण बनाना, आहार में उपस्थित तत्वों को पौष्टिकता की सुरक्षा देना, व्यक्ति अथवा परिवार की आय के अनुसार आहार का आयोजन करना, कुपोषण से बचाना, परिवारीय स्वास्थ्य का निवारण करना, उपलब्ध मानवीय संसाधनों का प्रयोग करना व मिथ्यात्ता से बौद्धिक संसाधनों का उपयोग करना। ये इसके ऑब्जेक्टिव है। क्या है ये इसकी ऑब्जेक्टिव। अब पढ़ेंगे अपन कि गाइडेंस फॉर द मील प्लानिंग, है ना, कि आहार नियोजन हेतु मार्गदर्शन क्या क्या है। भोजन व्यक्ति व परिवार की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य जिसमें बच्चे हैं, गर्भवती महिला है, किशोर है, रोगी है या जिसको स्तनपान करवाना है, उसको ध्यान में रखकर आहार योजना बनानी चाहिए। मील प्लानिंग के अंतर्गत समय की बचत का ध्यान रखा जाना चाहिए, साप्ताहिक आहार का प्लान तैयार करना चाहिए और रसोई संबंधी सामान की खरीदारी साप्ताहिक अथवा मासिक रूप से करनी चाहिए। रसोई घर की साफ सफाई रखकर करनी चाहिए। भोजन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। व्यक्ति की जो पसंद है वह नापसंद को ध्यान में रखकर भोजन बनाना चाहिए। मील प्लानिंग के अंतर्गत प्रतिदिन के भोजन को निम्न समय अनुसार बांटा जा सकता है। इसके अलावा दिन का प्रथम भोजन जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। द्वितीय भोजन जिसको अपन क्या बोलते हैं, लंच बोलते हैं। तृतीय भोजन जिसको अपन क्या बोलते हैं, आफ्टरनून टी बोलते हैं। चतुर्थ भोजन जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं। त्योहार व आवश्यक व विशिष्ट अवसरों हेतु अलग से डाइट प्लान किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल डाइट, संतुलित आहार में भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व आवश्यक मात्रा के अनुसार होते हैं। कुछ विशेष रोग हुई जैसे आयु है, गर्भ अवस्था है या स्तनपान की अवस्था है, में संतुलित आहार में पोषक तत्व को देना चाहिए, जिसमें क्या होनी चाहिए, हाई कैलोरी डाइट होनी चाहिए, लो कैलोरी डाइट होनी चाहिए, आहार फाइबर डाइट होने होता है और लो फाइबर डाइट होता है, लो प्रोटीन होता है और क्या होता है, हाई प्रोटीन होता है। मतलब अपन को सब मात्रा में, कम कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में देना चाहिए। अब है हाई कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी डाइट से क्या होता है, ऐसे रोगी जिन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। किस किस को होती है, जिसको अधिक कैलोरी, अपन ने पढ़ा था जैसे कि माल न्यूट्रिशन, जो कि किसका टाइप है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। लो वेट है, मतलब किसी बेबी का जो वेट है वो कितने से कम होगा, 2.5 kg से कम होगा। ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब क्या होता है कि किसी को, आपने सुना होगा ना टीबी, वो हो जाता है, उसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। पायरेक्सिया मतलब क्या होता है, जिस किसी को बुखार आना, क्या होता है,
बुखार आना। और ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी वाले पेशेंट को। और लो वेट मतलब 2.5 kg से कम। और माल न्यूट्रिशन मतलब ये किसका टाइप है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का, है ना। तो इन सब में अपन को क्या चाहिए? हाई कैलोरी चाहिए। और निम्न कैलोरी किसको चाहिए? इसका उपयोग निम्न कैलोरी वाले किसको चाहिए? अगर किसी को ओबेसिटी है तो उसको बेसिक सी बात है कि उसको जो खाना होगा वो कौन सा कैटेगरी में चाहिए? लो कैटेगरी में चाहिए होगा। हार्ट डिजीज वालों को लो कैलोरी चाहिए होगा। हाई बीपी वालों को लो कैलोरी चाहिए। इसी प्रकार भोजन के उपयोग से शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति आहार द्वारा नहीं हो पाती है, तो शरीर द्वारा संग्रहित वसा का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। न्यून वसा युक्त भोजन में जैसे घी, आलू, मिर्च आदि का भोजन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। मतलब आदि को अपन जो होते हैं अपने भोजन में सम्मिलित नहीं करते हैं। इसके अलावा हाई फाइबर डाइट जिसमें उच्च रेशेदार आहार होते हैं, इस प्रकार के आहार में रेशेदार खाद्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब इस प्रकार का जो आहार है जो कि कॉन्स्टिपेशन होता है या जिसको कब्ज होती है की अवस्था में किया जाता है हाई फाइबर डाइट के मील प्लानिंग आहार योजन। अब होता है कि लो फाइबर डाइट किसमें लेंगे? इसके अंतर्गत ऐसे आहार का उपयोग किया जाता है जिसमें रेशे फाइबर कम मात्रा में होते हैं। इस प्रकार के आहार का उपयोग निम्नलिखित रोगग्रस्त कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर वाला कर सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस कर सकता है, डायरिया कर सकता है, सीलियक डिजीज कर सकता है। जो सीलियक डिजीज होती है वो जो पेशेंट होते हैं उनमें जो अपने गेहूं होते हैं, है ना, जिनको अपन क्या बोलते हैं? वीट, है ना, या फिर हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग? गेहूं। वो यूज में नहीं करते हैं, ठीक है, इसका यूज नहीं करते हैं। डायरिया मतलब आप समझते ही हो। और डिसेंट्री मतलब क्या होता है कि जो पानी होती है उसकी क्या हो जाती है? शरीर में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। इस प्रकार के आहार के अंतर्गत तला हुआ खाना, चोकर युक्त अनाज, रसेदार सब्जियों का सेवन करा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा है कि जो लो प्रोटीन डाइट है वो कौन कौन लेता है? कुछ रोगों की स्थिति में प्रोटीन के पाचन की शक्ति घट जाती है, शरीर में विटामिन व मिनरल्स की मात्रा में घट जाती है। इन अवस्थाएं हेतु भोजन में कम प्रोटीन युक्त आहार लिया जाता है, जैसे कि मूत्र में रक्त की उपस्थिति, जैसे कि किसी के जो यूरिन है, यूरिन में अगर ब्लड आया, यूरेमिया, तो अपन लो फाइबर डाइट, लो प्रोटीन डाइट का यूज करते हैं। पीलिया रोग हो गया हो किसी को तो, और एक क्या हो गया? हेपेटाइटिस, या फिर किसी की किडनी फेलियर हो गई है, तो इसमें अपन क्या यूज करेंगे? लो प्रोटीन डाइट यूज करेंगे। भोजन तैयार करना या उसका रख रखाव। अब भोजन तैयार कैसे करते हैं या फिर उसका रख रखाव कैसे करते हैं? भोजन को खाने योग्य बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भोजन को वैज्ञानिक या आकर्षक रूप से तैयार किया जाता है जिससे भोजन सुपापाच्य और शरीर के लिए उपयोगी बन जाता है ना। सबका भोजन बनाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, और अपन ये चाहते हैं कि भोजन ऐसा बने जो अच्छे से क्या हो? सुपा मतलब अच्छे से जो पच जाए या फिर जो शरीर के लिए क्या हो? उपयोगी बन जाए, है ना। उस सबके क्या होते हैं? अलग अलग तरीके होते हैं। उसके लिए सबसे पहला आएगा खाना पकाने के लिए एंड्स ऑफ फूड कुकिंग। भोजन को आकर्षक रूप से तैयार करना ताकि उसे देखकर खाने की इच्छा हो। भोजन को सुपापाच्य बनाना जो आपकी सेहत के लिए क्या हो? लाभदायक हो। भोजन में उपस्थित विभिन्न रोग कारकों को क्या करना है? नष्ट करना है। भोजन में विभिन्नताएं लाना, आयु अवस्था व रोग की स्थिति के अनुसार भोजन तैयार करना। मतलब अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए अलग भोजन बनाना है, कोई जो बूढ़ा है उसके लिए अलग भोजन बनाना है, अडल्ट के लिए अलग भोजन बनाना है। फिर आता है भोजन बनाने के सिद्धांत। भोजन को तैयार करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। उसमें सबसे पहले क्या है? भोजन की सुरक्षा। मतलब अपन को सबसे पहले क्या करना है? भोजन की सुरक्षा मतलब उसको ढक कर रखना है। खतरों से सुरक्षा मतलब उसको सेफ्टी फ्रॉम हजार्ड से बचाना है। स्त्रोतों का उपयोग मतलब यूज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे अपन इसके अंदर। नीड ऑफ स्पेशल ग्रुप, ठीक है। भोजन के उद्देश्य डाइटरी गोल्स को ध्यान में रखेंगे, प्राकृतिकता की सुरक्षा देखेंगे, भोजन की साफ सफाई रखेंगे, वातावरण सुरक्षा होगा, और समय जो होगा वो भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। उसके अलावा आएगा भोजन की सुरक्षा, कन्वर्सेशंस ऑफ द न्यूट्रिशन।
भोजन पकाते समय ये ध्यान रखा जाना अनिवार्य है कि भोजन की पोषकता बनी रहे और पोषक तत्व नष्ट ना हो। मतलब भोजन बनाते समय अपन को ये ध्यान रखना है कि भोजन में जो पोषक तत्व है वो उसमें क्या रहने चाहिए, बने रहने चाहिए। यूज ऑफ रिसोर्सेज, भोजन पकाते समय विभिन्न स्रोतों का उपयोग प्रकार किया जाना चाहिए, जैसे समय, धन, ऊर्जा व श्रम की क्या हो, बचत हो। भोजन पकाने का उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। सेफ्टी फ्रॉम हजार्ड्स, खाना पकाते समय शारीरिक, रासायनिक और विद्युत आघात लगाने की संभावना होती है, अतः भोजन निर्माण के समय उपयुक्त सुरक्षा में उपायों को ध्यान में रखकर खाना बनाना चाहिए। नीड ऑफ स्पेशल ग्रुप, है ना, भोजन तैयार करते समय विशेष समूह जैसे बच्चे, किशोर, वृद्ध, स्तनपान करने वाली महिला, सबको ध्यान में रखकर अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार भोजन बनाना चाहिए। डाइटरी गोल्स, भोजन पकाते समय डाइट आहार के उद्देश्य को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए भोजन पकाने के तरीकों में मॉडिफिकेशन भी किया जाता है। प्राकृतिक की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरलिटी, भोजन तैयार करते समय भोजन का प्राथमिक स्वाद व पोषकता की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। और क्या करेंगे अपन भोजन पकाते समय, भोजन की साफ सफाई, फूड हाइजीन, भोजन पकाते समय क्लीन फूड चेन को विभिन्न पदों को अनुसरण किया जाना चाहिए। भोजन इस प्रकार का होना चाहिए कि वह शरीर पर किसी भी प्रकार का घातक या विषैला प्रभाव ना डाले, है ना। उसके अलावा शारीरिक संक्रमण से भी बचाए। इन्वायरमेंटल से प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, खाने को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भोजन निर्माण से वातावरणीय प्रदूषण तो नहीं हो रहा हो। भोजन पकाते समय ईंधन के स्रोत का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण से अपन क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। और भोजन तैयार करने का समय पकाने में कम से कम समय खर्च किया जाना चाहिए। कितना, कम से कम समय खर्च किया जाना चाहिए। खाना पकाने की तकनीकें, कैसे कैसे आप खाना पका सकते हो। जल में भोजन पकाना, जिसको वाटर बॉइलिंग करते हैं, जैसे कि कैसे कर सकते हो, बॉइलिंग कर सकते हो और स्विमिंग कर सकते हो। स्विमिंग मतलब समझ रहे हो, स्विमिंग मतलब कि जैसे कि अपन वो बनाते हैं, बॉइलिंग मतलब तो आप वाटर में बॉइल कर लोगे किसी भी चीज को। स्विमिंग मतलब होता है कि आधा मतलब ढक्कन ढका हुआ होता है, आधा ढका हुआ नहीं होता है, जो भाप से बनता है ना, जो किससे बनता है, भाप से बनता है। उसके बाद में आएगा वायु के उपयोग द्वारा, जिसमें रोस्टिंग होती है और बेकिंग होती है। वसा के उपयोग से ड्राई फ्राइंग होती है, शेलो फ्राइंग होती है और डीप फ्राइंग होती है। आपने ये सब सुना होगा कि जो ड्राई फ्राइंग होती है वो कैसे करते हैं, शेलो फ्राइंग कैसे करते हैं और डीप फ्राइंग कैसे करते हैं। इसके अलावा भाप में भोजन पकाना, भाप से भोजन कैसे पका सकते हो आप। डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, अदर होता है, सोलर हीटर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर होती है। भाप से आपने सुना होगा ना, डायरेक्ट भाप देते हैं उसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, इनडायरेक्ट भाप देते हैं उसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। उसके अलावा किचन गार्डन हेतु प्रोत्साहन करना, प्रमोशन फॉर किचन गार्डन। आजकल आपने देखा होगा कि जो गार्डन है वो किचन मतलब किचन गार्डन नाम से फेमस है ना, तो जो अपन को थोड़ा बहुत उसमें नेचुरल एड भी करना चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, किचन गार्डन, है ना। तो रसोई में खाना पकाते समय अत्यधिक मात्रा में जल की हानि होती है, इससे बचने के लिए रसोई गार्डन का निर्माण किया जाता है। रसोई में व्यय होने वाले जल को बचाना, आवश्यक शर्तें किचन गार्डन बनाते समय निम्नलिखित चीजों का ध्यान रखते हैं। कौन कौन सी, रसोई घर से निकलने वाला पानी के स्रोत के पास उपजाऊ मिट्टी का उपयोग घर के नजदीक बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा पोषण, साफ सफाई और सुरक्षा, मनुष्य द्वारा भोजन हेतु प्राप्त स्रोतों से लेकर भोजन ग्रहण करने तक भोज्य सामग्री के संक्रमित होने की संभावना होती है। इसलिए इस संक्रमण से रख रखाव के लिए अपन को क्या करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। जैसे कैसे करते हैं, किचन हाइजीन, रसोई की जो स्वच्छता है वो सबसे अनिवार्य है, क्योंकि सभी खाद्य सामग्री का रसोई घर में ही रखा जाता है, ठीक है। और रसोई घर इस प्रकार से बना होना चाहिए कि उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश व वायु आ सके। दिन में 2 बार रसोई को ढंग से साफ किया जाना चाहिए और उसमें है ना सूखे मसाले, दालें व आटे के डिब्बे को बंद बॉक्स में रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए, बंद बॉक्स में। रसोई की खिड़की, दरवाजे व जाली लगी जानी चाहिए, जिससे मक्खी मच्छर जो है वो कहाँ नहीं आ सके, रसोई में प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा आपको क्या करना है, स्टोरेज ऑफ फूड,
रसोई में खाना पकाने वाले व्यक्ति स्वयं किसी भी प्रकार के ऐसे संक्रमण से मुक्त होना चाहिए जो जल, वायु, मिट्टी, भोजन से फैलता हो, है ना। अतः हेपेटाइटिस, कृमि संक्रमण आदि। खाना पकाने वाले व्यक्ति को शारीरिक स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। खाना पकाने के पश्चात भोजन को फ्रिज में रख देना चाहिए और आवश्यकता अनुसार निकाल कर उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। खाना पकाने के दौरान व्यक्ति द्वारा एप्रोन का उपयोग करना चाहिए और नाखून जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, उसके छोटे छोटे होने चाहिए। मल त्याग के पश्चात हाथों को साबुन से क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। अपन ये सब पढ़ रहे हैं कि अपन जब भोजन बनाएंगे तो क्या क्या सावधानी रख सकते हैं। उसके बाद में आएगा मिल्क हाइजीन, मतलब अपन जो दूध होता है उसकी हाइजीन कैसे कर सकते हैं। दूध हमारे आहार का विशेष तत्व है। इसका जो उपयोग होता है वो प्रत्येक आयु व समूह के व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यदि संक्रमित दूध का सेवन किया जाता है तो व्यक्ति के रोगग्रस्त होने की संभावना जो होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। तो दूध लेकर आने वाला व्यक्ति संक्रमण व्यक्ति होना चाहिए, संक्रमण मुक्त व्यक्ति होना चाहिए। दूध के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बर्तन अच्छी तरह से साफ किए जाने होने चाहिए। शिशु को दूध पिलाने से पूर्व उबालकर विसंक्रमित किया जाना चाहिए। शिशु को दूध पिलाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जो बोतल होती है वो भी साफ होनी चाहिए। पाश्चीकृत दूध का उपयोग ही किया जाना चाहिए जो कि फिल्ट्रेशन होता है। पाउडर दूध का उपयोग लाने से पहले उसको गर्म दूध में मिलाना चाहिए। उसके अलावा है कि मेले तथा त्योहारों के दौरान सावधानियां। अब आप देखो कि जो मेला होता है ना, उसमें अपन कैसे सावधानी रख सकते हैं। भारत देशों में मेलों का एक देश है, विभिन्न धर्मों व सांस्कृतिक समाजों के अनुसार मेलों का आयोजन किया जाता है ना। इन मेलों में बहुत अधिक संख्या में लोग आते हैं। मेले तथा त्योहारों के दौरान निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कैसे कैसे कर सकते हो आप मेले के अंदर सावधानी। फूड सैनिटेशन कर कर, मतलब भोजन संबंधी स्वच्छता रखोगे। सुरक्षित जल पूर्ति होनी चाहिए वहां पर। सामान्य स्वच्छता होनी चाहिए। चिकित्सालय स्वच्छता होनी चाहिए। एक्सीडेंटेशन होनी चाहिए। कूड़े कचरे की व्यवस्था होनी चाहिए। मलमूत्र का उचित निष्कासन होना चाहिए। मक्खी मच्छर की विरोधी व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए। और प्राथमिक, ये 10 चीजें कर कर अपन क्या कर सकते हैं, मेले में त्योहार में अपन को ये 10 सावधानियां रखनी चाहिए। अपन क्या क्या सावधानी रखेंगे देखते हैं। सबसे पहले कहना चाहिए फूड सैनिटेशन। फूड सैनिटेशन क्या होता है, आपने देखा होगा मेले में जगह जगह स्टॉल्स वगैरह लगी हुई होती है जो कि स्थापना की जाती है। अत्यधिक संख्या में मेलों में आने वाले लोग जो होते हैं वो भोज्य पदार्थों का भी सेवन करते हैं। अतः स्वच्छ भोज्य पदार्थों का सेवन होना अनिवार्य है। इसलिए ऐसे स्टॉल्स को लाइसेंस दिया जाना चाहिए जो किसी स्टॉल या होटल्स वाले व्यक्ति द्वारा अशुद्ध अथवा अनुपयुक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग ना बेचते हो, ना पाया जाता हो। इसके लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा पाए जो ना क्या कर सकता है, खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहा हो मिठाई में, पेय पदार्थों में, इनको क्या देना चाहिए, दंड देना चाहिए। उसके बाद में आएगा जल की आपूर्ति। अब आपको पता है कि जो मेले वगैरह होते हैं उसमें जगह जगह मतलब जल की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। अगर जो मतलब बॉडी होगी वो हाइड्रेट रहेगी तो आप ना क्या कर सकते हो, अच्छे से हेल्थी रह सकते हो। इसलिए इसने यही बताया है कि मेले के लिए क्षेत्र निश्चित होता है पहले से ही, है ना। आपने देखा होगा कि मेला जो होता है उसके लिए क्षेत्र पहले से निश्चित होता है। ये ऐसा होता है कि सडनली मेला लग जाता है, नहीं, पहले से निश्चित होता है। तो आपको वहां पर जो जल की आपूर्ति है वो अच्छे तरीके से करनी चाहिए। संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है मेले में जल के अंदर, इसलिए स्वच्छ पेयजल जल का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अनुसार क्लोरीन युक्त जल का उपयोग करना चाहिए। किसका, ऐसे जल का जिसमें क्या हो, क्लोरीन हो। उसके बाद में आएगा जनरल सैनिटेशन। जनरल सैनिटेशन मतलब आपको जगह जगह वहां पर छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या करनी चाहिए, सफाई करवा, मेले के अनुसार छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट कर सफाई की जाती है। मतलब मेला बहुत बड़ा होता है तो उसके अंदर आपको जनरल सैनिटेशन रखना बहुत जरूरी है। और आप जनरल सैनिटेशन कैसे रख सकते हो, छोटे छोटे, मतलब इतना बड़ा हिस्सा है उसको आप कैसे करोगे, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दोगे। क्या करोगे, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दोगे, जिससे क्या हो जाएगी, सफाई करना थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, सफाई कर सकते हो। इसके लिए आएगा मेडिकल केयर। मेडिकल केयर की वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह है, भोजन खा रहे हो, किसी की तबियत बिगड़ सकती है। इसके लिए वहां पर क्या होना चाहिए, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। क्या देना चाहिए, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए। और है ना, और क्या करना चाहिए अपन को, वहां पर है ना एम्बुलेंस भी होनी चाहिए।
प्राथमिक सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है। आपातकालीन परिस्थितियों में जैसे दुर्घटना या प्रस्तुति आदि में आवश्यक चिकित्सालय सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, है ना, ये सब होना चाहिए। इसके अनुसार एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मतलब समझते हो, जैसे कि कोई चीज होती है कि पहले एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। मेले में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शन लगाई जाती है जो लोगों में जागरूकता लाने के लिए सिद्ध होती है। मेले में अत्यधिक मात्रा में लोग आते हैं, अतः प्रदर्शनी में जाकर लोगों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवानी चाहिए, जैसे लोगों को स्वास्थ्य के खतरों के, संक्रमण के। अच्छा मुझे बताओ, एग्जीबिशन मतलब होता है कि अपन देखते हैं ना जगह जगह जाके जहाँ नाटक होते हैं, है ना, या फिर पोस्टर लगे हुए होते हैं, इन सब के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, टीकाकरण के बारे में बता सकते हैं, संक्रमण रोग के बारे में बता सकते हैं, इन सब की अपन क्या दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा कूड़े कचरों का निष्कासन, मेले में भीड़ के कारण जगह जगह पर कूड़ा करकट एकत्रित होने की संभावना होती है, जिससे बचाव के लिए कचरे का उचित निष्कासन होना अनिवार्य है। कचरे के उचित निष्कासन के लिए मेला स्थल पर जगह जगह कूड़ा पात्र रखा जाना चाहिए, जिससे सफाई कर्मियों द्वारा अच्छी तरह से व नियमित रूप से सफाई की जानी चाहिए। मतलब अपन क्या करेंगे, वहां पर जगह जगह पर कूड़े रखेंगे, कूड़ेदान रखेंगे, जिससे क्या हो सके कि लोग बाग सफाई पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, और उस जो कूड़ा कचरा होगा उसका जो निष्कासन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए। मलमूत्र का निष्कासन मतलब मेला स्तर पर मलमूत्र के उचित निष्कासन की व्यवस्था होनी चाहिए, कचरे पात्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा कचरे को जलाकर या जमीन में दबाकर निष्कासित किया जाता है। आपको पता होगा कि जो अब कचरा निकलता है उसको क्या कर सकते हैं अपन, या तो उसकी डंपिंग कर सकते हैं, मतलब उसको नीचे मतलब जमीन में क्या कर सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं, या फिर इसकी बर्निंग कर सकते हैं, मतलब अपन इसको क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। उसके बाद में आएगा मक्खी मच्छर एंटी फ्लाई मेजर्स, है ना। एंटी फ्लाई मेजर्स मतलब क्या होता है, मक्खी मच्छर के कारण खाने पीने योग्य सामान क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिससे कई प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। अतः मक्खी मच्छर से बचाव के लिए अपन वहां पर क्या करेंगे, कीटनाशकों का, जैसे ग्रेमिक्सिन, क्या है, ग्रेमिक्सिन, अपन क्या करेंगे, ग्रेमिक्सिन और डीटीटी का छिड़काव करेंगे। किसका, ग्रेमिक्सिन या डीटीटी का छिड़काव करेंगे, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, मच्छर से बच सकते हैं। उसके बाद में आएगा हेल्थ एजुकेशन। मेले में एक ही स्थान पर सभी आयु के वर्ग के लोग मिल जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे भी मिल जाते हैं, तो कुछ बड़े भी मिल जाते हैं, तो बूढ़े लोग भी मिल जाते हैं। तो वहां पर अपन क्या दे सकते हैं, उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, शिक्षा प्रदान करने के लिए अपन स्लाइड शो में दिखा सकते हैं, उनको फिल्म दिखा सकते हैं, पोस्टर्स दिखा सकते हैं, एवी एड्स दिखा सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा का प्रावधान किया जाना चाहिए। अपन इन सबको है ना, जैसे हेल्थ एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, अपन बड़ी बड़ी स्लाइड बना सकते हैं, वहां पर पोस्टर लगा सकते हैं, जिससे लोग बाग वहां पर देखेंगे और उससे क्या होंगे, हेल्थ एजुकेशन के लिए क्या होंगे, जागरूक होंगे, है ना। चलो थैंक यू।